आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत एवं वेलकम। आज है तारीख 27 जनवरी 2025। आज के दिन जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते थे वो हमने इस क्लास में शामिल किए हैं। अगर आपने अब तक हमारे एप्लीकेशन यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को इंस्टॉल नहीं किया, प्लीज़ इंस्टॉल करें। साथ में ओपन का बटन दबाएं और फिर उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, आप हमारे एप्लीकेशन के अंदर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको जितनी भी PDFs हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप क्या कर सकते हैं बच्चा, जितनी फ्री क्लासेस हम दे रहे हैं उन सबको आप देख सकते हैं। आज का अपना प्रश्न 1, किस देश ने फतेह 2 नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की? ए रूस, बी इजराइल, सी ईरान, डी चीन। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा, ईरान के द्वारा फतेह 2 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल है ना, बैलिस्टिक एक मिसाइल है, उसका विकास किसने किया है? ईरान देश ने किया है। हाल ही में ईरान ने 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च की, जिसमें हाइपरसोनिक फतेह, यहाँ पर होनी चाहिए फतेह 2 भी शामिल है। फतेह 2 ईरान की पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह नाम का नया संस्करण है, जिसका अर्थ फारसी में विजेता है। ये जो फतेह है उसका अर्थ फारसी में क्या है बच्चा? विजेता है। आज का अपना दूसरा प्रश्न, हाल ही में सेना प्रमुख ने अग्नि व लक्ष्य विस्फोटक उपकरण किस शहर में लॉन्च किया? ए नई दिल्ली, बी गंगटोक, सी कोहिमा, डी शिलोंग। तो आपको क्या करना है बच्चा, इसका राइट आंसर बताना। इसका सही विकल्प है बी गंगटोक। किस शहर में किया है लॉन्च बच्चा? किस शहर में? तो गंगटोक शहर में लॉन्च किया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने गंगटोक में सेना कमांडरों के सम्मेलन में अग्नि वह लक्ष्य विस्फोटक उपकरण का अनावरण किया। मेजर राजप्रसाद द्वारा विकसित नया माइक्रो प्रोसेसर आधारित विस्फोटक प्रणाली 2.5 किलोमीटर की सीमा के साथ वायर्ड और वायरलेस दोनों मोडों में काम करती है। प्रश्न नंबर 3, जनवरी 2025 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? ए साइमन हैरिस, बी माइकल मार्टिन, सी मैरी लू मैकडोनाल्ड, डी लियो बराडकर। तो आज का राइट आंसर है बच्चा बी ऑप्शन सही है, माइकल मार्टन। माइकल मार्टन को आयरलैंड के प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुना गया है। 24 जनवरी 2025 को फियाना फेल के नेता माइकल मार्टन को डेल द्वारा दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो आयरलैंड के ये हैं माइकल मार्टन, इनको दूसरी बार किसने? आयरलैंड देश ने प्रधानमंत्री के रूप में चुना। उनकी संसद का क्या नाम है? आयरस संसद। क्या नाम है बच्चा? जो आयरलैंड की संसद है उसका नाम है आयरस संसद। आज का अपना चौथा प्रश्न, जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? ए नेत्र, बी संजय, यहाँ पे होगा संजय, सी सुरक्षा, डी पराक्रम। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा संजय, बी इसका राइट आंसर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे जो रक्षा मंत्री कौन है बच्चा? राजनाथ सिंह है, ने 24 जनवरी 2025 को किसमें? नई दिल्ली में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को संजय, क्या नाम है बच्चा? संजय को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पांचवा प्रश्न, इबू पर्वत हाल ही में समाचारों में था, यह कहाँ स्थित है? पापुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, जापान और चौथा विकल्प है इंडोनेशिया। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा कौन सा है? इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चा? इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। इंडोनेशिया में स्थित एक सक्रिय, क्या है? सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो, इसका नाम है स्ट्रेटोवोल्केनो है। सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो माउंट इबू हाल ही में फटा, जिससे 4 किलोमीटर ऊंची राख निकली। साथ ही इसके क्रेटर के पास बैगनी बिजली भी दिखाई दी गई है। जैसे क्या होता है बच्चा? ये होता है वोल्केनो, मतलब जो ज्वालामुखी होता है उसका मुंह, इसको है ना, इसको बोलते हैं क्रेटर। यहाँ से क्या निकली है बच्चा? राख निकली है। कितने किलोमीटर ऊंचाई तक? 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक। माउंट इबू इंडोनेशिया के हल्महेरा द्वीप के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थित है, इसीलिए विकल्प 4 सही है। कौन सा विकल्प सही है? 4, इंडोनेशिया इसका विकल्प है। यह प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो अपनी उच्च ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो यह स्ट्रेटोवोल्केनो, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1325 मीटर है। अगर उसको फीट में देखा जाए तो 4347 फीट है। इसमें एक कटा हुआ शिखर और कई नेस्टेड शिखर क्रेटर हैं।
इतिहास अगर देखें इसका, माउंट ईबू अक्सर फटता है जिससे लावा प्रवाह, राख के गुब्बार और पायरोक्लास्टिक गतिविधि होती है। स्ट्रेटोवोल्केनो के बारे में, ये खड़ी ढलान वाले ज्वालामुखी हैं जो लावा प्रवाह है, ज्वालामुखी राख और अन्य विस्फोटक सामग्रियों की परतों से बने होते हैं। ये ज्वालामुखी चिपचिपे मैग्मा में गैस के निर्माण के कारण विस्फोटों के लिए जाने जाते हैं। आज का अपना छठा प्रश्न, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाना। बी, भारत के सभी विधायी निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना। सी, विधायी निकायों को अधिक स्वतंत्र बनाना। डी, भारत में विधायी निकायों की संख्या कम करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, बी इसका राइट आंसर है, भारत के सभी विधायी निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना। वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत के सभी विधायी निकायों जैसे निकायों होगी यहाँ पे, निकायों विधायी निकायों जैसे संसद, राज्य विधानसभाएं और स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करना ताकि शासन और सार्वजनिक जुड़ाव को बढ़ाया जा सके। कहने का मतलब यह है कि जितने भी विधायी मतलब निकाय होते हैं तो कानून बनाते हैं, उन निकायों को क्या करना है, एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ना है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, जो मतलब विकलांग होते हैं जिन्हें दिव्यांग बोलते हैं, व्यक्तियों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना को मंजूरी दी? ए, दिल्ली, बी, बिहार, सी, लद्दाख, डी, झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा, दिल्ली। दिल्ली के द्वारा, है ना, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है अपना, उसके द्वारा क्या किया गया है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष अदालत को क्या कर दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। इसका राइट आंसर क्या है बच्चा, दिल्ली। ए, दिल्ली सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष अदालतें स्थापित कर रही है जिसे मुख्यमंत्री आतिशी ने मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाना ताकि दिव्यांग व्यक्तियों को निष्पक्ष और तुरंत न्याय मिल सके। यह न्यायिक प्रणाली में सुधार लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है जो दिव्यांगों के हितों को बेहतर सेवा करेगा। दिव्यांगों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये अदालतें समावेशी वातावरण में समय पर मामलों को समाधान करेंगी और सभी के लिए न्याय के अधिकार को प्राथमिकता देंगी। ये सारी जो बात कही गई है उसमें क्या है, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए विशेष तो अदालतों का गठन किया गया है, साथ में क्या होगी, उनकी जो भी क्या होंगे मुकदमे होंगे उनको जल्दी से सुना जाएगा और समय पर उनको निस्तारित कर दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 8 आज का अपना क्या कह रहा है, किस संगठन ने भारतीय सेना को पहला आकाश तीर वायु रक्षा प्रणाली सफलतापूर्वक प्रदान किया? मतलब इसको आकाश तीर वायु प्रणाली सफलतापूर्वक किसने प्रदान की है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं DRDO। बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसे HAL बोलते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बोलते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसे BHEL बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा वो है आपका सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा क्या बनाया गया, आकाश तीर वायु प्रणाली सफलतापूर्वक क्या कर दिया, प्रदान किया किसको, भारतीय सेना को। ये देखते हैं आपका आंसर कौन सा सही है, सी सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के द्वारा भारतीय सेना को वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली के लिए 100 नियंत्रण केंद्र प्रदान किए हैं। आज का अपना 9वां प्रश्न, निग्रो नदी जो समाचारों में देखी गई है किस नदी की सहायक नदी है? नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी, अमेजन नदी, नील नदी। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा सी विकल्प सही है, अमेजन नदी। निग्रो यहाँ पे कर सकते हैं आपको, नाम क्या है, निग्रो नदी जो अमेजन की मुख्य किसकी, अमेजन नदी की मुख्य सहायक नदियों में से एक है। हाल ही में अपने 122 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है और जल प्रवाह के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में एक है। इसका उद्गम पूर्वी कोलंबिया से होता है और कोलंबिया, वेनेजुला और ब्राजील से होकर बहती है। अंततः मैनाउस में अमेजन नदी से मिलती है। यह नदी लगभग 1400 मील लंबी है जिसमें 850 मील ब्राजील में है। इसे निग्रो नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके गहरे रंग के पानी के कारण इसको निग्रो नाम दिया गया है। आज का अपना अंतिम प्रश्न, 2025 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए, नेपाल, बी, म्यांमार, सी, भूटान, डी, भारत।
तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा डी सही है। भारत के द्वारा किसकी ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी या कौन करेगा, तो हमारा भारत देश करेगा। क्यों, क्या क्या मतलब है इसका, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप कौन से देश में होगा, अगर आपसे पूछे तो भारत के अंदर होगा। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी 2025 में कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, या भारत के यहाँ पर ये जूनियर वर्ल्ड कप होगा ISSF। इसकी पुष्टि ISSF के अध्यक्ष लुसियानो रोसी ने की। श्री रोसी ने नई दिल्ली में ISSF वर्ल्ड कप फाइनल से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की। उन्होंने वैश्विक स्तर पर शूटिंग खेल को बढ़ावा देने में भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की। भारत को उसके प्रभावशाली एथलीटों और शूटिंग अवसंरचना को बढ़ाने की प्रतिबद्धता के लिए पहचाना जाता है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो दोस्तों, तो हमारे चैनल का नाम है यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं। बेल आइकन का बटन अगर आप प्रेस कर देते हैं तो जो भी हमारी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले आएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो इसको लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।